तो हमारे साथ ये बात वह हो गया, ठीक है? इसका काम अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब देखो Bismillahirrahmanirrahim. In the name of great Almighty Allah, the most merciful and gracious, welcome to all of you to your own channel, You Are Nurse. And in this video, we will talk about hypersensitivity. Okay, what is hypersensitivity and what are the types of hypersensitivity? Okay, and how to understand hypersensitivity. ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी के, ठीक है, कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये एमबीबीएस के लिए भी है, ठीक है। उसके साथ साथ बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर एंड बीएसएन थर्ड सेमेस्टर, ये तीनों कैटेगरी के लिए है, ठीक है। और जो पैथोलॉजी वगैरह के लिए सब कुछ के लिए जो है ना, ये जो हाइपर सेंसिटिविटी का कंसेप्ट है ये सब में चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, इसके कितने टाइप्स है, इसका हाइपर सेंसिटिविटी में टाइप 1 किस तरह रिएक्ट कर रहा है, 2 किस तरह कर रहे हैं, 3 और 4 किस तरह कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, क्योंकि जो मोस्ट डिफिकल्ट है और जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और जो सबसे एमसीक्यूज ज्यादा आ रहे हैं वो हमारे साथ क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे थे हमारा क्लास हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस वर्ड को देखें कि हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी। अब सबसे पहले ये हाइपर दूर कर लो, हाइपर का हम बाद में बात करेंगे कि हाइपर क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसिटिविटी कि व्हाट इज सेंसिटिविटी, कि असल में जो सेंसिटिविटी हम कह रहे हैं कि सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, असल में ये सेंसिटिविटी है क्या चीज। जब हमको सेंसिटिविटी का समझ आ जाए तो फिर जो है ना हमको हाइपर सेंसिटिविटी का समझ बहुत आसान तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब सेंसिटिविटी का मतलब यह है इम्यून रिएक्शन, इम्यून रिएक्शन। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, इम्यून रिएक्शन, कि जब हमारा इम्यून सिस्टम डिफेंड कर रहा है अगेंस्ट एनी एंटीजन, तो इट मीन दैट आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम इज सेंसिटिव, तो दैट्स व्हाई द वर्ड कम सेंसिटिव, ठीक है। कि जब हमारा जो बॉडी है वो एंटीजन के खिलाफ हमारा डिफेंस कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है, सेंसिटिव है। क्या है, सेंसिटिव है। तो इम्यून, तो सेंसिटिव का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, इम्यून रिएक्शन, कि जब भी हमारा बॉडी एंटीजन के खिलाफ हमको डिफेंड कर रहा है, हमारा हिफाजत कर रहा है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है, अलर्ट है, सेंसिटिव है, ठीक है। अब देखो इम्यून रिएक्शन तो है, अब हम बात करेंगे हाइपर के बारे में, यानी कि इम्यून रिएक्शन भी है और साथ साथ क्या है, हाइपर है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन से क्या है, ज्यादा रिएक्शन है। जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए होता है इससे कहीं ज्यादा है, इसलिए हम इसका वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या, हाइपर सेंसिटिविटी। तो यानी कि क्या है, हमारे साथ इम्यून रिएक्शन तो है लेकिन क्या है, इंक्रीज इम्यून रिएक्शन है, या हाइपर इम्यून रिएक्शन है, या एक्सिगरेटेड इम्यून रिएक्शन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के, हमारे साथ टाइप्स कितने हैं हाइपर सेंसिटिविटी का, कितने हैं मुदस्सिर, वेल डन। हमारे साथ कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 and type 4. So these are the types of हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। जो हाइपर सेंसिटिविटी है हमारे साथ क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है इनटू 4 ग्रुप्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है या सबसे जो मैं कहूं कि मुश्किल है वो कौन सा है, टाइप 1 है, ठीक है। तो टाइप 1 को स्टार्ट करने से पहले
हम एक एक टाइप के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंट अमंग देम, कि इनके दरमियान में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं अगर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 के बारे में बात करूं, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 के बारे में बात करूं, तो देखो हमारे साथ ये क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1। टाइप 1 को हम दूसरा नाम भी देता है कि क्या, नहीं, टाइप 1 नहीं, मुझे क्या नाम देते हैं, the second name, or we can say the hypersensitivity type 1 is also called allergic reaction. It is also called allergic reaction. It is also called allergic reaction. यानी कि ये क्या है, एलर्जीज है। ठीक है, so type 1 hypersensitivity is also called allergic reaction, or it is also called what? No, it is no, it is also called atopic state. Atopic state, or state of atopy, or state of atopy. What is atopic state and what is atopic, I will tell you in few seconds. ठीक है, कि हमारे साथ एटॉपिक क्या है या एटॉपिक स्टेट क्या है, ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और बताता हूँ कि इन द हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एंटीजन, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एंटीजन, कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में हमारे साथ एंटीजन नहीं होता। ठीक है, सो देखो, इन हाइपर sensitivity type 1 there is no concept of antigen. हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में हमारे साथ कोई भी एंटीजन नहीं होता। अगर एंटीजन नहीं होते तो हमारे साथ ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है ये खास कौन कर रहे हैं फिर, ये एलर्जी किस वजह से होता है, वेल डन, किस चीज से, एलर्जन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलर्जन एंड एंटीजन? Now, look, in hypersensitivity, there is no concept of antigen. The antigen which is present in the type 1 sensitivity, we call it allergen. We call it allergen. Now, what is the difference between allergen and antigen? देखो, जो एंटीजन होगा वो पॉपुलेशन के हर एक इंडिविजुअल के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। एंटीजन पॉपुलेशन के लिए हर एक इंडिविजुअल के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का, ठीक है, ये कि हमारे साथ क्या है, बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, तो ये जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया अगर मेरे लिए हार्मफुल है तो आपके लिए भी है, तो अगर आपके लिए है तो दूसरों के लिए भी है। ठीक है, यानी कि ये जो एंटीजन है ये सबके लिए क्या है, हार्मफुल है। लेकिन जो एंटीजन है, सॉरी, जो एलर्जन है, वो पॉपुलेशन में हर एक इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल नहीं होता। ठीक है, जो एलर्जन होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि these are not harmful for all the individual in the society. ठीक है, these are, और it is allergen, it is not harmful for all the individual in a society. दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि all the allergen
आर एनवायरमेंटल। जितने भी एलर्जन है वो क्या है? एनवायरमेंटल है। जितने भी एलर्जन है वो सब क्या है? एनवायरमेंटल है। अब किस तरह एनवायरमेंटल है? जैसे कि हमारे साथ क्या है, सबसे पहले मैंने एनवायरमेंटल लिख दो, फिर आप लोगों के लिख नहीं रहे हो। एनवायरमेंटल, जितने भी एलर्जन है वो क्या है? एनवायरमेंटल है। अब किस तरह एनवायरमेंटल है? जैसे कि पोलन देखो, ठीक है, प्रोटीन्स देखो, सी फूड देखो, ठीक है, एग्स देखो। उसके बाद हमारे साथ कुछ क्या है? मेडिसिन है, जैसे कि पेनिसिलिन है, लोकल एनेस्थेटिक है, ठीक है, सल्फोनामाइड्स है। ये सारा हमारे साथ क्या है? एलर्जन है। इसके लिए क्या है? मतलब एलर्जी काज करेगा इन दोज हु आर एटोपिक। इन दोज हु आर एटोपिक it will or you can say that allergens are harmful for atopic people. Now what is atopic people? Atopic people हमारे साथ वो है जो एलर्जन को रिएक्ट करा देता है, ठीक है, मतलब जिसको एलर्जी काज होता है, जिस बंदे को एलर्जी काज होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एटोपिक। एटोपिक इंडिविजुअल, यानी कि वो बंदा जिसको एलर्जी होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एटोपिक पर्सन या एटोपिक इंडिविजुअल। अब जो हमारे साथ एलर्जन है वो क्या है? हर किसी को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ किसको इफेक्ट करेगा? एटोपिक को, क्योंकि वो क्या होगा? इसको एलर्जी काज होगा। क्यों काज होगा वो इसकी डिटेल में हम आज जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ जो क्या है एलर्जन है वो एनवायरमेंटल है। क्या है? एनवायरमेंटल है, ठीक है। अब हम कहते हैं ना कि जिस बंदे का दोनों पेरेंट्स क्या हो? एटोपिक हो, यानी दोनों पेरेंट का एलर्जी हो, तो यहाँ पर हमारे साथ चांस है कि 50% ऑफस्प्रिंग जो है ना वो क्या हो? या 50% जो बच्चा हो वो एटोपिक हो, ठीक है। और अगर एक हो तो हमारे साथ 20 या 30 कंसीडर किया जाता है कि हमारे साथ जो बच्चा है वो क्या हो? एटोपिक हो, ठीक है। तो ये था हमारे साथ डिफरेंस बिटवीन एलर्जन एंड एंटीजन। दूसरी बात कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में मास्ट सेल के ऊपर ये क्या है हमारे साथ? मास्ट सेल, इट इज द मेन प्लेयर इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। सो जो मास्ट सेल है इसके ऊपर हमारे साथ एंटीबॉडी बाउंड हुई होती है। क्या बाउंड हुई होती है? एंटीबॉडी। जब अब क्या आएगा हमारे साथ? एलर्जन आएगा और यहाँ पर क्या होगा? फिट होगा, अटैच होगा, ठीक है। जब एलर्जन हमारे साथ, ये जो एंटीबॉडी है कौन सा है? आईजी क्या है? आईजी यानी कि हमारे साथ हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में कौन सा एंटीबॉडी होता है? आईजीई होता है, ठीक है। कहाँ मौजूद होती है? ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल। वेल डन, ठीक है। तो हमारे साथ ये क्या है? आईजीई एंटीबॉडी है। इसके ऊपर हमारे साथ क्या फिट हुआ है? एलर्जिन फिट हुआ है, ठीक है। जब एलर्जिन इसके साथ फिट होते हैं तो इसके अंदर हमारे साथ केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाता है। किससे स्टार्ट होता है? मास्ट सेल से। जब इसके ऊपर क्या आ जाता है? एलर्जन आ जाता है, ठीक है। अब देखो, अब आपको कुछ यूं नहीं लगता कि इन द हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 एंटीबॉडीज आर बाउंडेड, ठीक है, या पहले छोड़ो। इन द हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 द एलर्जेंस आर एक्सट्रिंसिक, ठीक है। अब बता रहा हूं कि क्या मैंने। इन टाइप 1 द एलर्जन is extrinsic. In type 1 the allergen is extrinsic. एलर्जन ये है जो क्या काज करेगा? एलर्जी को काज करेगा। अब ये हमारे साथ मैंने कहा था ना कि जो एलर्जन होता है वो हमारे साथ एनवायरमेंटल होता है, ठीक है। एनवायरमेंटल क्या होता है? एलर्जन, ठीक है। तो ये जो एलर्जन है जो कि आईजीई के ऊपर बैठा है, कहाँ से आया? एनवायरमेंट से आया। अब जो एलर्जन एनवायरमेंट से आता है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक। तो यहाँ पर हमारे साथ जो एंटी एलर्जन है, ठीक है, वो क्या है? एक्सट्रिंसिक है, ठीक है।
दूसरी बात जो आपने याद रखना है कि क्या है कि जो एंटीबॉडीज है, अच्छा ये जो एलर्जन है ये एक्सट्रिंसिक तो है ही, प्लस क्या है, प्लस फ्री है, क्या है, फ्री है। एक एक्सट्रिंसिक है, दूसरा क्या है, फ्री है। ये आपको याद होना चाहिए कि इन टाइप 1 द एलर्जन इज एक्सट्रिंसिक प्लस इज फ्री। फ्री का मतलब यह है कि किसी के साथ बाउंड नहीं हुआ होते, फ्रीली सर्कुलेट कर रहे हैं ब्लड में, किसी के साथ भी बाउंड नहीं है, जो है ना फ्रीली क्या कर रहा है, ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं। अब देखो ये जो एंटीबॉडीज है आपको क्या फ्री नजर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि एंटीबॉडीज आर वो तो इंट्रिंसिक है ही, ठीक है, कि एंटीबॉडीज आर बाउंडेड, बॉन्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि एंटीबॉडीज आर बाउंडेड किधर, ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल, वेल डन, ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल। देखो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 को हम क्या कहते हैं, एलर्जिक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। साथ साथ इट इज आल्सो कॉल्ड एटॉपिक स्टेट। अब एटॉपिक स्टेट का तो आपको पता चल गया ना कि किसे कहते हैं, ठीक है, या स्टेट ऑफ एटॉपिक। तीसरी बात हमने की कि इन हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ एंटीजन, एक्सेप्ट एंटीजन वी हैव क्या है, एलर्जन, ठीक है। अब एलर्जन क्या है, यह हमारे साथ इंडिविजुअल जो है ना एक सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ क्या है 100% क्या है पॉपुलेशन है, तो इसमें 20% को इफेक्ट करेगा और जो 80% है उसको इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये क्या होता है, एनवायरमेंटल होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये क्या है, हार्मफुल फॉर दोज हु आर एटोपिक, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी मास्ट सेल के ऊपर आईजीई और आईजीई, सॉरी मैंने क्या लिखा है, तब से कह रहा हूँ कि आईजीई लिखा क्या है, आईजीई लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे साथ आईजीई है, ठीक है। अब देखो आईजीई क्या है, दीज आर बॉन्डेड ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल, लेकिन जो एलर्जन है वो एक्सट्रिंसिक है प्लस क्या है, फ्री है। एलर्जन एक्सट्रिंसिक है प्लस क्या है, फ्री है, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे साथ क्या है, एलर्जन मास्ट सेल के ऊपर क्या बाउंडेड हुआ है, एंटीबॉडी बाउंडेड हुआ है, इसके ऊपर क्या आया हुआ है, एलर्जन। जो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 है इसका हमारे साथ दो फेजेस है, कितने फेजेस है, टू फेजेस है। एक फिजियोलॉजिकल फेज है, दूसरा हमारे साथ क्या है, इन्फ्लेमेटरी फेज है। एक क्या है फिजियोलॉजिकल फेज है, दूसरा क्या है इन्फ्लेमेटरी फेज है। जो फर्स्ट फेज है, ठीक है, वो हमारे साथ 2 मिनट से लेकर 30 मिनट तक है, 2 मिनट से लेकर 30 मिनट तक है, ठीक है। और जो हमारे साथ क्या है फेज 2 है वो कितना है, कौन बताएगा, 2 से 8 आवर। जो फेज 2 है, ठीक है, क्या है, जो फेज 2 है वो है 2 to 8 आवर्स, 2 to 8 आवर्स। नाउ अब आपकी बात के ऊपर आ रहे हैं कि आप लोग जो कह रहे थे कि हम टाइप 1 को आल्सो कॉल्ड एनाफाइलेक्टिक, ठीक है। so it is not called anaphylactic. The reactions which are occurring in the type 1 hypersensitivity, those reaction will called anaphylactic reactions. The reaction जो हमारे साथ किधर हो रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 के अंदर हो रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। अब अगर ये सिस्टमेटिक है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। और अगर लोकल है तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकल एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ठीक है। इसके लिखने की जरूरत है, यानी कि those reaction which are occurring in the hypersensitivity type 1 will are called
एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। अब एनाफाइलैक्टिक को हम एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? एना का मतलब है अगेंस्ट, और फाइलेक्टिक का मतलब क्या है? फाइलेक्टिक का मतलब है टू स्टैंड गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो हम किसी चीज को पहले से क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब डॉक्टर क्या कर रहे थे, सीरम को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे कि हम क्या करें, पहले से ही क्या करें, हम इसको प्रिवेंट करें। लेकिन वो क्या कर रहा था? अगेंस्ट जा रहा था, बॉडी में नुकसान कर रहा था। तो उन्होंने नाम दे दिया कि एना, अगेंस्ट किस चीज का? फाइलेक्टिक का। तो हमारे साथ नाम आ गया क्या? एना फाइलेक्टिक। So the reaction which are occurring in the hypersensitivity type 1 will called एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ठीक है। अब हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 1 का कुछ कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्या है। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, लेकिन कंपैरिजन सबका कराएंगे, ठीक है, कि एक दूसरे के दरमियान में इसका क्या है, कौन कौन सा डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 का, तो इसमें कौन कौन से चेंजेस होंगे, कौन बता सकता है? एनीवन? हम्म, कौन बता सकता है कि नहीं? हम्म, ओके, नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट the hypersensitivity type 2. Type and hypersensitivity, first of all you should know that there is antigen will present, ठीक है, and hypersensitivity antigen will present. Hypersensitivity type 2 antigen will present, antigen क्या होगा? है मौजूद, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हाइपर सेंसिटिविटी में दूसरी बात क्या है? हम्म, जो एंटीजन होगा वो एक्सट्रिंसिक होगा या इंट्रिंसिक होगा? क्या होगा? In this case the antigen will intrinsic, well done, क्या है? इंट्रिंसिक है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं मतलब टाइप 2 पर आने से पहले जो डिजीज है, ठीक है, जो कि हमारे साथ किधर होता है? टाइप 1 में होता है। वो हमारे साथ मैंने आपको बताया ना कि या भी मैं बात कर रहा हूँ हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 का, ठीक है। टाइप 2 से पहले मैं जो डिजीजेस होते हैं, ठीक है, टाइप 1 में वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि यानी कि टाइप 1 में कौन कौन से डिजीजेस होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हमारे साथ 2 टाइप ऑफ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। एक हमारे साथ क्या था? सिस्टमैटिक था, और दूसरा हमारे साथ क्या था? लोकल। सिस्टमैटिक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन एंड लोकल एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। जो लोकल एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है इसमें हमारे साथ क्या है? राइनाइटिस है, ठीक है, जो क्या है हमारे साथ रॉनी नोज है, ठीक है। उसके बाद कंजक्टिवाइटिस है, कंजक्टिवाइटिस है। उसके बाद हमारे साथ है फीवर है, क्या है फीवर। इसमें हमारे साथ क्या होता है कि राइनाइटिस होता है। उसके साथ साथ क्या होता है? है फीवर में क्या क्या होता है? राइनाइटिस होता है प्लस कंजक्टिवाइटिस, गुड, होता है। उसके साथ साथ हमारे साथ जीआईटी डिस्टर्बेंस होता है। क्लासेस में क्या होगा? एनाफाइलेक्टिक लोकल रिएक्शन में एस्थमा भी होगा, क्या होगा? एस्थमा भी होगा। सो दीज आर द डिजीजेस व्हिच आर अकरिंग इन द हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 1, ठीक है। तो अब जाएंगे हम हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 2 के बाद, ठीक है। सो हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 2 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या मौजूद होगा? एंटीजन, वेल डन, क्या मौजूद होगा? एंटीजन मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन जो एंटीजन होगा वो क्या होगा? गुड, क्या होगा? इंट्रिंसिक होगा, ठीक है। अब जो एंटीजन है वो क्या होगा? मौजूद होगा प्लस क्या होगा? इंट्रिंसिक,
जो मोस्ट कॉमन है हमारे साथ आरबीसी के ऊपर होता है, क्या है? आरबीसी के ऊपर, जैसे हमारे साथ नजर आ रहा है इन हेमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। सो हेमोलाइटिक एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ हाइपर टू सेंसिटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या होगा कि बॉडी का जो अपना टिश्यू होगा वो वहां पर ये एंटीबॉडी जो है ना ये समझेंगे कि हमारे साथ क्या है, फॉरेन या जो है मतलब कुछ मॉडिफिकेशन आ जाते हैं इम्यून सिस्टम में, कुछ डिस्टर्बेंस आ जाते हैं जिसकी वजह से अपने ही टिश्यू को क्या समझने लग जाता है, फॉरेन एंटीजन समझ लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको वो क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी है वो हमारे साथ क्या होगा, आईजीजी, आईजीजी प्लस आईजीएम, इसमें दो एंटीबॉडी होंगे, कौन कौन से, आईजीजी एंड आईजीएम, ठीक है। एंटीजन क्या है, मौजूद है, प्लस क्या है, इंट्रिंसिक है, क्या है, इंट्रिंसिक है। और आपको पता होना चाहिए हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में जो एलर्जन था वो क्या था, फ्री था, क्या था, फ्री था, ठीक है। लेकिन जो एंटीबॉडी थे वो क्या थे, बाउंडेड थे। लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में ये क्या हो जाए, टाइप 2 में क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो क्या है हमारे साथ एंटीजन है वो क्या होगा, बाउंडेड होगा, प्लस क्या होगा, इंट्रिंसिक, क्या होगा, गुड, इंट्रिंसिक होगा। तीसरी बात, जो एंटीबॉडी है वो क्या होगा, फ्री होंगे, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज विल फ्री। सो हमारे साथ क्या है, टाइप 2 में हमारे साथ एंटीजन मौजूद होता है, प्लस क्या होता है, इंट्रिंसिक होता है, ठीक है। इसमें एंटीबॉडी कौन कौन सा होता है, आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो एंटीजन हो गया वो क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो एंटीबॉडीज है वो क्या होंगे, फ्री होंगे, ठीक है। Okay, now we were talking about the diseases which are occurring in the hypersensitivity type 2. So हमारे साथ पहला जो डिजीज है वो क्या है, गुड पास्चर सिंड्रोम, गुड पास्चर सिंड्रोम। दूसरा हमारे साथ क्या है, हेमोलाइटिक एनीमिया। These are the two example of hypersensitivity type 2, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2। और अगर हम इसका ड्यूरेशन का बात करें तो ये हमारे साथ ऑलमोस्ट लेता है 5 to 8 आवर्स, 5 to 8 आवर्स लेते हैं। टाइप 2 जो हमारे साथ क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी का ड्यूरेशन है वो कितना लेता है टाइम, 5 to 8 आवर, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 जो है ना इसमें एंटीबॉडी जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 में है, यानी कि आईजीजी एंड आईजीएम होंगे, ठीक है। और इस केस में, ठीक है, एंटीबॉडी तो क्या है, आईजीजी प्लस क्या है, आईजीएम ही है। लेकिन जो एंटीजन है इट मे बी इंट्रिंसिक एंड मे बी एक्सट्रिंसिक, इट मे बी इंट्रिंसिक एंड मे बी एक्सट्रिंसिक। जो एंटीजन है ये बाहर से भी हो सकता है और अंदर से भी हो सकता है, ठीक है। एंटीजन क्या होगा, मे बी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, गुड, ठीक है। तीसरी बात, इन दिस केस both antibodies and antigen both
will free. ठीक है, in this case antigen and antibodies both will free. इस केस में क्या होंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों फ्री होंगे. टाइप 1 में एलर्जन फ्री था, एंटीबॉडी बाउंड थे. टाइप 2 में एंटीबॉडी फ्री थे, एंटीजन क्या था, बाउंड था. ठीक है, गुड. और 3 में क्या है, एंटीजन may be extrinsic or may be intrinsic and antigen and antibody both are free. तो इसका मतलब यह है कि in this case immune complex will form. Formation of complexes will occur in type 3. ठीक है, formation of complexes will occur in type 3. Now what is complex? किस चीज का मजमुआ होगा यहाँ पर, वेल डन. एंटीजन एंड एंटीबॉडी. हमारे साथ क्या है, ये एंटीबॉडी है जो है एडिटोपिक साइड है इसका, जिसको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट. एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट, इसके ऊपर यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगी, फिर एंटीजन. तो ये हमारे साथ क्या बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स. क्या बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स. अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारे साथ फ्रीली सर्कुलेट करेगा इन ब्लड एज वेल एज इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारे साथ सर्कुलेट होगा इन ब्लड एज वेल एज इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड. तो फिर जो है ना लास्ट में वहां पर किधर फंस जाएगा, टिश्यू के अंदर क्या हो जाएगा, फंस जाएगा. ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फिर किधर फंस जाएगा, टिश्यू के अंदर. अब नॉर्मली जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है ये हमारे साथ कौन रिमूव करता है, नॉर्मली ये जो कॉम्प्लेक्स है इट इज रिमूव्ड बाय मैक्रोफेजेस एंड ये क्या कर रहे हैं, मैक्रोफेजेस और रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम. गुड, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम. नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्सेस है बॉडी से कौन रिमूव करवा रहा है, मैक्रोफेजेस प्लस कौन, मैक्रोफेजेस प्लस कौन, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम. रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम. लेकिन जब हमारे साथ ये क्या हो जाता है, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो हमारा जो बॉडी है उसको सही तरीके से रिमूव नहीं करा सकता और फिर जो है ना हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे नुकसानात हो जाते हैं. ठीक है, अब जो डिजीज है हमारे साथ जो टाइप 3 में लग जाता है वो हमारे साथ क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. गुड, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ठीक है, और अगर हम इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो कितना लगेगा टाइम, टाइम कितना लगेगा, नो 2 to 5 weeks, 2 to 5 weeks लेंगे. ठीक है, वीक्स हफ्ते. ठीक है ना, ये हमारे साथ क्या लेंगे, 2 to 5 वीक्स लेंगे. ठीक है ना. अच्छा जो सर, तो हमने बात स्टार्ट की थी अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3. ठीक है, इसमें हमारे साथ क्या क्या हो रहा है. ठीक है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, उसके साथ साथ इसके अंदर हमारे साथ डिजीजेस क्या है. ठीक है, तो फिलहाल तो मैंने क्या लिख लिया है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लेकिन और भी हमारे साथ बहुत सारे डिजीजेस होते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4. ठीक है, नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट
हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4, ठीक है। इसके बाद हम फिर जाएंगे इंशाल्लाह इन डिटेल ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, ठीक है। उसके बाद फिर 2, 3 एंड 4, उसके लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप 4। टाइप 4, टाइप 1, 2 एंड 3 आर एंटीबॉडी मेडिएटेड, बट जो टाइप 4 है वो हमारे साथ क्या है, सेल मेडिएटेड है। वेल डन, बच्चे तो काफी लायक है माशाल्लाह। अच्छा, तो ये हमारे साथ क्या है, सेल मेडिएटेड है। क्या है, सेल मेडिएटेड। कौन कौन से सेल हो गए इसमें जो कि इसको मेडिएट कर रहा है? गुड। मैक्रोफेजेस होंगे प्लस क्या होंगे, टी सेल होंगे, ठीक है। मैक्रोफेजेस एंड टी सेल्स होंगे, ठीक है। मैक्रोफेजेस एंड टी सेल होंगे जो कि हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं किधर, इन हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4। लेकिन टी सेल भी हमारे साथ टू टाइप ऑफ टी सेल है। एक हमारे साथ है हाइपर सेंसिटिव, सॉरी, एक हमारे साथ है टी सेल जो कि क्या है, हेल्पर सेल है, टी हेल्पर सेल। और दूसरा कौन सा है, वेल डन, साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब यहाँ पर जो होंगे वो कौन सा सेल होगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल, यानी कि मैक्रोफेजेस एंड cytotoxic T cell mediated hypersensitivity, that is type 4। इसमें एंटीबॉडी कौन कौन से हो गए, एंटीबॉडीज, well done, there were no antibodies। हाइपर सेंसिटिविटी में क्या है, एंटीबॉडीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेल मेडिएटेड है तो हमारे साथ क्या है, एंटीबॉडीज नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ सेलुलर टॉक्सिसिटी होता है, ठीक है। तो हमारे साथ जो है ना कोई भी एंटीबॉडीज यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 कहते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यह कितना है, 48 to 72 आवर्स। इस वजह से हम इसको कहते हैं डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि टाइप 4 इज आल्सो कॉल्ड delayed type of hypersensitivity. So these are the comparison among them. Now we will start hypersensitivity type 1 in great detail, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 1। तो अभी हमने कर लिया, ठीक है, ये तो कंपैरिजन था, ठीक है। अब हम डिटेल में जाएंगे इन हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1। सो टाइप 1 में कौन कौन से एंटीबॉडी थे, ओनली आईजीई, वेल डन, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1। अब देखो, अगर कोई ऐसा बंदा है, हम ऐसे बंदे के बारे में बात करेंगे जो कि क्या हो, एटॉपिक हो, यानी कि उसको एलर्जी हो सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे बंदे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक बंदा है, ठीक है, और इसका एलर्जी है पोलन से। क्या, पोलन से इसका क्या है, एलर्जी है। तो जब इसका फर्स्ट एक्सपोजर होगी, इसका फर्स्ट एक्सपोजर होगी तो इसकी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन आ जाएगी, चेंजेस आ जाएगी, लेकिन इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब दोबारा होगी उसी सेम एलर्जन का दोबारा इसके साथ एक्सपोजर होगी तो हमारे साथ क्या होता है, हाईली इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट एक्सपोजर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, ये एक एलर्जन है, क्या है, ये एक
एनी टाइप ऑफ एलर्जन है, ठीक है, जो कि हमारे साथ कोई भी बंदा इसको इनहेल कर लेता है या इंजेस्ट कर लेता है, या इनहेल कर लेता है या फिर इंजेस्ट कर लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, इसकी क्या है, लंग्स है, ठीक है। तो ये पोलन आ गया किधर, लंग्स के अंदर, और यहाँ पर ऑफ कोर्स हमको पता है कि क्या मौजूद होगा, मैक्रोफेज मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा, मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज आ जाएगी और इस एलर्जन को क्या करेगा, इंगल्फ करेगा। क्या करेगा, इस एलर्जन को क्या करेगा, इनगल्फ करेगा। ये फर्स्ट एक्सपोजर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, और हमको ये भी पता है कि मैक्रोफेजेस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आल्सो, ठीक है, कि जो मैक्रोफेज है वो हमारे साथ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी है। एंटीजन को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो क्या करेगा, इसको मतलब पीसीस पीसीस करेगा, ठीक है, मतलब इसको किल करेगा। साथ में क्या करेगा, इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर हमारे साथ अपने ऊपर ये क्या करेगा, टेक करेगा, यानी कि एंटीजन प्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये जो इसका रिसेप्टर है, इसको हम नाम देते हैं MHC क्लास 2, MHC क्लास 2 रिसेप्टर, ठीक है। तो जो एलर्जन है उसको एक्सपोज करेगा MHC रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है। तो पास में जो है ना, यहाँ पर क्या बैठी हुई होगी, हाँ शाबाश, टी हेल्पर सेल, ठीक है ना। तो टी हेल्पर सेल आएगी, ठीक है, और इस जो है ना, इसके साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। हम सिर्फ एक ही बना लेते हैं, ठीक है, ये क्रॉस करते हैं, सिर्फ एक ही एंटीजन सही है। तो ये जो है ना हमारे साथ यहाँ पर MHC क्लास 2 रिसेप्टर के साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, जो कि फिर लास्ट में हमारे साथ क्या रिलीज करेगा, इंटरल्यूकिन 4, क्या रिलीज करेगा, इंटरल्यूकिन 4, यानी कि हम सिर्फ लिखेंगे IL4, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5, वेल डन, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 रिलीज करेगा। कौन, टी हेल्पर सेल, जब ये इस एलर्जन के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या होगी, यहाँ पर हमारे साथ होगा बी सेल। क्या होगा, बी सेल क्या है, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या बना रहे हैं, एंटीबॉडीज बना रहे हैं, ठीक है। तो जब ये जो इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 यहाँ जो है ना बी सेल के ऊपर क्या होगी, रिसेप्टर होगी, तो इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 जो है ना यहाँ पर अटैच हो जाएगी, ठीक है। जब ये अटैच हो जाएगी, ठीक है, तो बी सेल जो है ना दो काम करेगी। क्या करेगी, एक हमारे साथ करेंगे प्रोलिफरेशन। क्या करेगी, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब यह है कि अपने कॉपीज बनाएगा, अपना कॉपीज बनाएगी, ठीक है। दूसरा बात क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेगी। क्या करेगी, डिफ्रेंशिएशन का मतलब यह है कि हमारे साथ प्लाज्मा सेल में डिवाइड हो जाएगी और क्या बनाएगी, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाएगी। क्या बनाएगी, इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे, ठीक है। और हमको पता है कि जो इंटरल्यूकिन 4 है ये क्या कर रहा है, क्लास स्विचिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, क्लास स्विचिंग कर रहा है। तो जब ये हमारे साथ क्लास स्विचिंग कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या बन जाता है, IgE, क्या बन जाता है, सॉरी, IgG एंड IgM। ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन में हमारे साथ जब क्लास स्विचिंग हो जाता है, ठीक है, तो हमारे साथ क्या बनता है, IgG एंड IgM। पर ये तो होता है नॉर्मल कंडीशन में, ये क्या हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में IgG एंड IgM बन रहा है। अब देखो व्हाट इज दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो रिसेप्टर है ये हमारे साथ क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिसेप्टर है जो बी सेल के ऊपर मौजूद है, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से क्या है, बना हुआ है। तो ऐसे बंदा है जो कि क्या है, एटॉपिक है। तो इसके अंदर जो एक
पेप्टाइड चेन होगा वो क्या होगा, मॉडिफाइड हुआ होगा, उसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन आई हुई होगी। ठीक है, अब देखो हमारे साथ एलर्जन आ गया, ठीक है, मैक्रोफेज ने क्या कर दिया, engulf कर दिया और साथ साथ प्रेजेंट किया एंड द MHC क्लास 2 रिसेप्टर पर। ठीक है, तो इसके साथ क्या बाइंड हो गया, टी हेल्पर सेल बाउंड हो गया। ठीक है, तो टी हेल्पर सेल ने क्या रिलीज कर दिया, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5। तो इंटरल्यूकिन 4 इंटरल्यूकिन 5 जो है ना यहाँ पर क्या होंगे, अटैच हो गया। अब चूंकि हमारे साथ जो वन पेप्टाइड चेन है ये क्या हुआ है, म्यूटेटेड है। ठीक है, तो इसकी एफिनिटी ज्यादा होगी किसके लिए, इंटरल्यूकिन 4। और इंटरल्यूकिन 4 जो है ना हमारे साथ क्लास स्विचिंग कर रहे हैं, जब क्लास स्विचिंग होगी तो यहाँ पर एबनॉर्मल क्लास स्विचिंग हो रहा है, तो IgG और IgM के अलावा हमारे साथ क्या बन जाएगी, हमारे साथ बन जाएगी IgE। क्या बन जाएगी फिर, IgE, लेकिन एटोपिक पर्सन के अंदर। ठीक है, अब चूंकि हमारे साथ IgE बहुत कम होता है, 0.004% होता है, लेकिन इसका जो एफिनिटी है वो बहुत ज्यादा है किसके लिए, मास्ट सेल के लिए। ठीक है, तो जब हमारे साथ क्या है कि हमारे साथ बी सेल प्रोलाइफरेट हो रहा है और क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है इन प्लाज्मा सेल, तो हमारे साथ चूंकि ये क्या है, एबनॉर्मल है, ये म्यूटेशन आया हुआ है, तो इंटरल्यूकिन 4 जो है ना हमारे साथ क्या बनाएगा, IgE बनाएगा। क्या बनाएगा, IgE बनाएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे साथ मैक्रोफेजेस किधर मौजूद है, किधर मौजूद है मैक्रोफेजेस, यस, मैक्रोफेजेस हमारे साथ मौजूद है अंडर द स्किन, अंडर स्किन 1 मिलीमीटर क्यूब जो है ना हमारे साथ क्या मौजूद है, 10,000 मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके साथ हमारे साथ म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद होता है, मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या मौजूद होता है, मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या मौजूद होता है, मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारे साथ क्या है, फर्स्ट एक्सपोजर है। फर्स्ट एक्सपोजर का समझ आ गया, ये हमारे साथ क्या है, फर्स्ट एक्सपोजर है। ठीक है, अब जब हमारे साथ क्या होगा, दोबारा एक्सपोजर होगा, क्या होगा, जब दोबारा एक्सपोजर होगा तो सिर्फ यही प्रोसेस रिपीट नहीं होगा, इसके एडिशन में एक और प्रोसेस भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखो हमारे साथ कोई भी एलेंजिन हमने क्या कर लिया, इंजेस्ट कर दिया या फिर क्या कर दिया, इनहेल कर दिया, तो वहां पर हमारे साथ क्या मौजूद है, मैक्रोफेजेस मौजूद है जो कि इसको इंगोल्फ कर लेंगे। ठीक है, और साथ साथ इसको प्रेजेंट करेगा ऑन द MHC क्लास 2 रिसेप्टर, उसके साथ साथ टी सेल जो है ना, टी हेल्पर सेल इसके साथ अटैच हो जाएगी, फिर वो इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो इंटरल्यूकिन 4 जो है ना यहाँ पर इसकी एफिनिटी ज्यादा होगी, तो इसकी वजह से हमारे साथ क्या बन जाएगी, IgE बन जाएगी। और साथ साथ क्या है कि जो मास्ट सेल है ये क्या है, ये क्या है, मास्ट सेल है, ये हमारे साथ मास्ट सेल है। ठीक है, अब मास्ट सेल के ऊपर ये जो IgE है, क्या IgE, यहाँ पर जो पीसीज नहीं है एलर्जिन का पीसीज, वो भी क्या होंगे, यहाँ पर अटैच हो जाएगी। जो पीसीज ऑफ एलर्जन है वो भी कहां पर अटैच हो जाएगी, यहाँ पर IgE के ऊपर, मास्ट सेल के ऊपर। जब ये यहाँ पर हमारे साथ अटैच हो जाएगी तो इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स जो है ना रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हम आगे बात कर लेंगे इसके। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन द एटोपिक पर्सन फेज 1 के फेज 1 के अंदर हमारे साथ क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया ना कि हमारे साथ क्या होता है कि हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 1 के कितने फेजेस है, 2। ठीक है, एक हमारे साथ 2 2 से 30 मिनट और दूसरा वेल डन। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे
फेज 1 के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या हो रहा है जब इसके मास्ट सेल के साथ एंटीबॉडीज अटैच हो जाते हैं, ठीक है। सो फेज 1 के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो फेज 1 हमारे साथ देखिए फॉर एग्जांपल लंग्स है, ठीक है, और लंग्स के बाद हमारे साथ ब्रोंकोस है। तो हम इस ब्रोंकोस को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये लंग्स नहीं है, ब्रोंकोस है, ठीक है। ये लंग्स नहीं है, क्या है, ब्रोंकोस। मेरा ख्याल से सही नहीं देख रहा है तो रेड से बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, ब्रोंकोस है, ठीक है। और ब्रोंकोस का जब हम स्टोमक पढ़ेंगे तो आई होप आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारे साथ क्या मौजूद होता है, म्यूकोजा। क्या मौजूद होता है, म्यूकोजा। उसके बाद क्या मौजूद होता है, फिर मौजूद होता है हमारे साथ सब म्यूकोजा, ठीक है ना। क्या मौजूद होता है, सब म्यूकोजा। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ गॉबलेट सेल भी मौजूद होंगे। क्या, गॉबलेट सेल जो कि क्या कर रहे हैं, म्यूकस सिक्रेशन कर रहा है, ठीक है, म्यूकस, ठीक है। म्यूकस सिक्रेशन कौन कर रहा है, गॉबलेट सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे साथ क्या मौजूद है, ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे साथ ब्लड वेसल्स भी मौजूद होंगे। क्या, ब्लड वेसल भी मौजूद होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ क्या मौजूद होंगे, स्मूथ मसल्स मौजूद होंगे। क्या, स्मूथ मसल्स भी मौजूद होंगे, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, ये ब्रोंकस है, ठीक है। उसके साथ साथ ये हमारे साथ क्या है, सब म्यूकोजा है। उसके साथ साथ ये हमारे साथ म्यूकोजा है। और ये क्या है, स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल है। और ये हमारे साथ ब्लड वेसल है, स्मूथ मसल एंड ब्लड वेसल। अब देखो क्या क्या होगा फेज 1 के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि हमारे साथ क्या है, यहाँ पर क्या मौजूद है, गॉबलेट सेल मौजूद होंगे। तो जब एलर्जन आएगा तो यहाँ पर हमारे साथ क्या सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, म्यूकोस सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर म्यूकोस सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगी इन द ल्यूमन, ठीक है। ये मैंने जो ब्लड वेसल है ल्यूमन के अंदर बनाया है, लेकिन वैसे ये क्या होता है, आउटसाइड होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि द कंजेशन विच आकर इन द फेज 1 दैट विल आकर इन द ल्यूमन। यानी कि जब हमारे साथ क्या है, जो ब्लैकेज आएगी फेज 1 के अंदर वो कहाँ आएगा, ल्यूमन के अंदर। ये क्या है, हमारे साथ ल्यूमन है। अब चूंकि हमारे साथ गॉबलेट सेल यहाँ पर मौजूद है तो गॉबलेट सेल क्या करेगा, म्यूकस सिक्रीशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब म्यूकस सिक्रीशन स्टार्ट कर ले तो हमारे साथ एरिया तंग हो जाएगी, नहीं फ्लूइड से भर जाएगा, तो कंजेशन ल्यूमन के अंदर आएगा इन फेज 1। दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारे साथ जो ब्लड वेसल है, क्या है, इसकी कंट्रैक्शन हो जाएगी, सॉरी, इसकी हमारे साथ परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इंट्रा एंडोथेलियल श्रिंकेज हो जाएगी, इंट्रा एंडोथेलियल श्रिंकेज हो जाएगी। जब हमारे साथ इंट्रा एंडोथेलियल श्रिंकेज हो जाता है तो हमारे साथ जो एंडोथेलियल सेल होता है ब्लड वेसल के अंदर, तो इसके बीच में हमारे साथ इंट्रा एंडोथेलियल गैप्स अपियर हो जाता है। इंट्रा एंडोथेलियल गैप्स जब अपियर हो जाता है तो ऐसा हमारे साथ ब्लड वेसल से बहुत सारा फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो अभी हमारे साथ क्या होगा, यहाँ पर कंजेशन हो जाएगा। उसके साथ साथ ये जो क्या है, स्मूथ मसल है, ये क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा। जब स्मूथ मसल हमारे साथ कंट्रैक्ट हो जाता है तो सारा जो ल्यूमन है ये क्या हो जाएगा, ये सारा ल्यूमन तंग हो जाएगा। ये सारा ल्यूमन हमारे साथ जब तंग हो जाए तो बंदे को मतलब डिस्पेनिया, ठीक है, एदमा, ये फटीग वगैरह नजर को मिल जाए, ठीक है। तो हमारे साथ ये हो जाएगी जब हमारे साथ स्मूथ मसल जो है ना कंट्रैक्ट हो जाता है। सो ये 3 प्रोसेस हमारे साथ क्या है, हो रहा है, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, प्रिपेयर करना है मास्ट सेल को, कि मास्ट सेल जो है ना, हम मास्ट सेल जो है ना हमारे साथ हाइपर सेंसिटिविटी में किस तरह फंक्शन करता है। यानी कि अगर हमने हाइपर सेंसिटिविटी को समझना है तो हमने मास्ट सेल को सही तरह से
समझना है, ठीक है, कि मास्ट सेल के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, मास्ट सेल क्या रिलीज करा रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे साथ इतने प्रोसेस हो रहा है। तो इस वजह से हमने तैयार करना है मास्ट सेल को कि वो हमारे साथ क्या करे, हाइपर सेंसिटिविटी में अपना हिस्सा ले और अपने तैयारी करने, हाँ, मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, एक सोल्जर है, जो कि इसको हमने किस तरह तैयार करना है, इसको हमने किस तरह यूनिफॉर्म पहनाना है, इसको हमने किस तरह बंदूक पकड़वाना है ताकि वो क्या कर सके, फाइट कर सके, ठीक है। तो इसी फाइट के लिए हम अभी तैयार करने जा रहे हैं मास्ट सेल को। अच्छा, तो अभी हम जो है ना मास्ट सेल को तैयार करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये क्या है, मास्ट सेल है, ठीक है। इट इज मास्ट सेल, मैंने यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे, तो दूसरे पेन से कर देते हैं। सो इट इज मास्ट सेल। हमारे साथ क्या है, मास्ट सेल है, ठीक है। तो मास्ट सेल के ऊपर हमारे साथ रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, क्या मौजूद होंगे, रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, ठीक है। ऐसा रिसेप्टर्स मौजूद होगा जिसके साथ हमारे साथ एंटीबॉडी अटैच होता है, ठीक है। और इस रिसेप्टर को हम कहते हैं FCE रिसेप्टर 1। इसको हम क्या कहते हैं, FCER1 एंड FCER2। सो हमारे साथ ये दो रिसेप्टर मौजूद होता है अंदर सेल मेम्ब्रेन ऑफ मास्ट सेल, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, FCER1, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ये नहीं मालूम कि जो FCER2 है ये हमारे साथ रियली इन्फ्लेमेशन एलर्जिक सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमको फायदा दे रहा है, इसके साथ हमारा अभी कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि साथ यहाँ पर हम इसका अभी नॉलेज नहीं रखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, FCER1 रिसेप्टर, ठीक है। अगर मैं FCER1 रिसेप्टर का डायग्राम बना दूं तो यह हमारे साथ कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ठीक है। एक ये होता है, दूसरा हमारे साथ ये होता है, ठीक है, और तीसरा और चौथा ये होता है, ठीक है। तो एक इसका स्ट्रक्चर है FCER1 का, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। इसको हम कहते हैं अल्फा। ये जो अल्फा है, यहाँ पर हमारे साथ जो कांस्टेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडी होता है, ठीक है, ये क्या है हमारे साथ, कांस्टेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडी है क्या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे साथ इसके साथ क्या अटैच हुई होगी, एंटीबॉडी अल्फा के ऊपर, यानी कांस्टेंट रीजन अटैच होगा किस चीज का, एंटीबॉडी का। ये जो अल्फा चेन है इसके साथ एंटीबॉडी का कांस्टेंट रीजन अटैच होगा, ठीक है। उसके साथ जो बीटा है, जो बीटा है, इसके लास्ट यानी टेल में यहाँ पर से एक एंजाइम मौजूद है जिसका नाम होता है आइटम, आइटम इम्यूनोलॉजिक टायरोसिन डिपेंडेंट एक्टिवेशन मोटिफ। ये हमारे साथ क्या है, एक एंजाइम होता है जो कि बीटा पेप्टाइड के ऊपर के मौजूद होता है, ये होता है, ठीक है। और जो गामा है, इस दोनों पर भी क्या होता है, आइटम मौजूद होता है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर भी क्या मौजूद होता है, आइटम मौजूद होता है। अब एक्चुअली ये जो आइटम है यह हमारे साथ क्या है, इट इज द सेकेंड सिग्नलिंग सिस्टम टू वर्क फॉर FCER1। it is the second signal system to work for FCER रिसेप्टर, ठीक है। तो जब यह हमारे साथ, आप देखो हमारे साथ कितने हैं यहाँ पर, चूंकि हमारे साथ क्या है, दो रिसेप्टर है, ठीक है, क्या है, दो रिसेप्टर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मौजूद है, तो हमारे साथ जब क्या आ जाएगी, कोई भी एंटीबॉडी, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या आ गया, एंटीबॉडी आ गया, यहाँ पर समझा रहा हूँ और उधर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे साथ क्या गया, एंटीबॉडी आ रहा है, ये मास्ट सेल है, ठीक है। और ये भी क्या है, एंटीबॉडी। और एक एट अ टाइम हमारे साथ 30,000 to 60,000 IgE जो है ना हमारे साथ मास्ट सेल के ऊपर बाउंड कर जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, दो IgE है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएंगे, एलर्जिन के पीसीज आएंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है।
तो ये पीसीज है और ये पीसीज है। तो एक पीसी ऐसा होगा जो कि इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस लिंकिंग करेंगे। क्या करेगा, इन दोनों का क्रॉस लिंकिंग करेगा। तो यहाँ पर हमारे साथ कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएगी। और ड्यू टू दिस कन्फर्मेशनल चेंजेस यहाँ पर हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन है। ये सारा ये क्या है, इट इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज साइटोप्लाज्म ऑफ द मास्ट सेल। ये हमारे साथ क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है FCER1 एंड FCER2। लेकिन हमारा काम किस चीज के साथ है, FCER1 के साथ है। ठीक है, तो जब यहाँ पर हमारे साथ इन दोनों एंटीबॉडी का क्या हो जाता है, क्रॉस लिंकिंग हो जाता है, तो कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाता है। ठीक है, और इसी कन्फर्मेशन चेंजेस की वजह से चूंकि हमारे साथ क्या मौजूद था यहाँ पर, चूंकि हमारे साथ यहाँ पर आइटम एंजाइम मौजूद था। क्या मौजूद था, आइटम एंजाइम, इम्यूनोलॉजिक टायरोसिन डिपेंडेंट एक्टिवेशन मोटिफ एंजाइम क्या था, मौजूद था। तो कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से ये जो आइटम एंजाइम है ये क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्टिवेट। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे साथ तीन फॉस्फोराइलेशन कर रहा है, यानी कि मैं सिंपल कह सकता हूँ कि 3 एंजाइम को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। मास्ट सेल के अंदर फिर ये 3 एंजाइम को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। फर्स्ट जो एंजाइम है, फर्स्ट जो एंजाइम है उसका हम कहते हैं फास्फोलाइपेज सी। क्या, फास्फोलाइपेज सी। जो फर्स्ट एंजाइम है जो कि आइटम इसको एक्टिवेट कर रहे हो, कौन सा है, फास्फोलाइपेज सी। जो दूसरा है उसको हम कहते हैं एडिनोलाइड, एडिनोलाइड साइक्लेज, एडिनोलाइड साइक्लेज। ठीक है, और जो थर्ड वन है उसको हम कहते हैं फास्फोलाइपेज A2, फास्फोलाइपेज, फास्फोलाइपेज ए, फास्फोलाइपेज A2। सो ये 3 एंजाइम फिर एक्टिवेट हो जाएगी, किसकी वजह से, आइटम की वजह से। ठीक है, और आइटम क्यों एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि ये जो एक पोलन का जो पीस है या एलर्जन का जो पीस है, ये मास्ट सेल के ऊपर 2 एंटीबॉडी का क्या करेगा, क्रॉस लिंकिंग करेगा। क्या करेगा, क्रॉस लिंकिंग करेगा। ठीक है, तो इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से यहाँ पर हमारे साथ क्या आ जाएंगे, कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, और इस कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से हमारे साथ क्या एक्टिव हो जाएगी, आइटम, इम्यूनोलॉजिक टायरोसिन डिपेंडेंट एक्टिवेशन मोटिव। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो हमारे साथ ये 3 और एंजाइम को भी एक्टिवेट करेगा। फर्स्ट वन जो है वो क्या है, फास्फोलाइपेज सी है। दूसरा क्या है, एडिनोलाइड साइक्लेज है। ठीक है, और जो थर्ड वन है वो क्या हमारे साथ क्या है, फास्फोलाइपेज A2। अब देखो फास्फोलाइपेज सी क्या करेगा, फास्फोलाइपेज हमसे क्या PIP3 से देगा क्या, हमारे साथ डाइग्लाइसराइल। ठीक है, क्या देगा, हमारे साथ देगा डाइग्लाइसराइल, डाइसाइल ग्लाइसराइल, डाई एसाइल ग्लाइसराइल, ग्लाइसराइल, ग्लाइसराइल देगा। और उसके बाद IP2 से हमारे साथ जो है ना, ये जो IP2 है ये सेकेंड सिग्नल करवाएगा या सेकेंड मैसेंजर करवाएगा। ठीक है, जो कि फिर जाके क्या कौन एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज को। क्या, ये IP2 जो है ना हमारे साथ सेकेंड सिग्नल की साजिश है, प्रोटीन काइनेज तो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ठीक है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये फिर जाके न्यूक्लियस के ऊपर क्या कर रहे हैं, ये हमारे साथ क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये फिर जाके न्यूक्लियस के ऊपर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जब ये न्यूक्लियस के ऊपर रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियस से क्या रिलीज होना शुरू हो जाएगा, साइटोकाइनेज। वेल डन, क्या रिलीज हो जाएगा, साइटोकाइनेज रिलीज होना शुरू हो जाएगा, साइटोकाइनेज
तो यहाँ पर हमारे साथ क्या रिलीज हो जाएगी, साइटोकाइनेज। और जो डायसाइल ग्लाइसराइल है ये हमारे साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे साथ रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन शुरू हो जाएगा, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारे साथ क्या है, एडिनोलाइड। ये तो काम था किस चीज का, फॉस्फोलाइपेज सी का। दूसरा हमारे साथ क्या है, एडिनोलाइड साइक्लेज है। क्या है, एडिनोलाइड साइक्लेज। यहाँ पर मैं सुनेरी समझाऊंगा और इधर लिखूंगा। ठीक है, तो सेकेंड एंजाइम हमारे साथ क्या है, एडिनोलाइड साइक्लेज है। अब देखो जो एडिनोलाइड साइक्लेज है ये क्या करेगा, इधर लिख लेता हूं, एडिनोलाइड साइक्लेज ऐसे लिख लेता हूं सिर्फ। ठीक है, एडिनोलाइड साइक्लेज, इट विल कन्वर्ट ATP to AMP, it will convert ATP to AMP। यानी कि जो एडिनोलाइड साइक्लेज है ATP को कन्वर्ट करेगा इनटू AMP, और ये जो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, तो ये जो है ना ATP को कन्वर्ट करेगा इनटू AMP। अब ये जो AMP है ये हमारे साथ क्या करेगा, डीग्रेनुलेशन करेगा। क्या करेगा, डीग्रेनुलेशन। हमको पता है कि यहाँ हमारे साथ मास्ट सेल के अंदर क्या मौजूद होता है, ग्रेन्यूल्स। क्या मौजूद होता है, और इसके अंदर क्या मौजूद होता है, केमिकल्स मौजूद होता है। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, ग्रेन्यूल्स। और इस ग्रेन्यूल्स के ऊपर कौन एक्ट करेगा, एडिनोलाइड साइक्लेज। ठीक है, एडिनोलाइड साइक्लेज क्या करेगा, सबसे पहले एटीपी को कन्वर्ट करेगा इनटू AMP। अब ये जो AMP है ये क्या करेगा, इट विल cause the granule, it will swell the granules। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, ये जो ग्रेन्यूल्स है इसको स्वेल अप करेगा। क्या करेगा, सो फर्स्ट काम ये क्या कर रहा है, फर्स्ट इट काज स्वेलिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो हमारे साथ ये क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे साथ स्वेल हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा हमारे साथ जो AMP है on the cell membrane of on the membrane of granules, it will produce snare protein, it will produce snare protein or it will execute the snare protein। ठीक है, अब देखो दूसरा फंक्शन क्या करेगा, on the surface or on the membrane of granules it will produce snare protein, it will produce snare protein। जब यहाँ पर हमारे साथ स्नैर प्रोटीन क्या हो जाए, प्रोड्यूस हो जाता है या एग्जीक्यूट हो जाता है यहाँ पर स्नैर प्रोटीन, तो जो सेल मेम्ब्रेन है किस चीज का, मास्ट सेल का। ठीक है, तो ये जो ग्रेन्यूल है ना ये हमारे साथ इसके साथ अटैच हो जाएगी फिर, लेकिन तब तक हमारे साथ डीग्रेनुलेशन नहीं होगी तब जब तक हमारे साथ AMP का लेवल क्या हो, इंक्रीज हो। जब हमारे साथ AMP का लेवल इंक्रीज होता है तो डीग्रेनुलेशन नहीं होगा। जब AMP का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो भी हम तो तब हमारे साथ क्या होगा, डीग्रेनुलेशन होगा। अब हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल AMP हैव टू इंक्रीज टू स्टार्ट द डीग्रेनुलेशन, देन टू डिक्रीज टू डू द डीग्रेनुलेशन। पहले ये इंक्रीज हो जाएगा कि डीग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाए, यानी कि स्वेलिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स स्टार्ट हो जाए और मूवमेंट ऑफ ग्रेन्यूल्स टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मास्ट सेल हो जाए, इसके साथ अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन ये जो ग्रेन्यूल्स होगा बस्ट नहीं कर जाएगा तब तक जब तक हमारे साथ AMP का लेवल क्या हो, इंक्रीज हो। जब AMP का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो हमारे साथ क्या होगा, बस हो जाएगा और हमारे साथ क्या होगा, डीग्रेनुलेशन हो जाएगा। हमारे साथ क्या हो जाएगा, फिर डीग्रेनुलेशन
हो जाएगी, ठीक है। अब फिलहाल इसको यहाँ पर छोड़ो। अब समझो कि हमारे साथ क्या हो गया, डीग्रेनुलेशन हो गया। और मैंने आपको बताया था कि जो तीसरी चेन जो आ रहा है कि प्रोटीन जो IP2 है हमारे साथ फिर क्या कर रहा है, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर रहा है। और प्रोटीन काइनेज जो है ना न्यूक्लियस के ऊपर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। और न्यूक्लियस से क्या रिलीज करवा रहा है, साइटोकाइनेज क्या कर रहा है, रिलीज करवा रहा है। अब ये तो हो गया। जो हमारे साथ क्या है, फास्फोलाइपेज L2 है, फास्फोलाइपेज L2, इसका तो समझ आ गया ना। अब देखो जो फास्फोलाइपेज 2 जो है यहाँ पर विदिन द सेल लिपिड बाइलेयर, विदिन द सेल लिपिड बाइलेयर यहाँ पर हमारे साथ क्या मौजूद होता है, लिनोलिक लिनोलिक लिनोइक लिनोइक एसिड मौजूद होता है, ठीक है। अब इसी लिनोइक एसिड के साथ जो फास्फोलाइपेज है वो क्या करेगा, लिंक हो जाएगी, ठीक है, रिएक्ट करेगा। तो हमारे साथ क्या बन जाएगी यहाँ पर, एराकिडोनिक एराकिडोनिक एसिड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एराकिडोनिक एसिड बन जाएगी। अब ये जो एराकिडोनिक एसिड है इसके अंदर हमारे साथ दो साइकिल चल रहे होते हैं, ठीक है। एक हमारे साथ होता है साइक्लो ऑक्सीजनेज पथवे, क्या, साइक्लो ऑक्सीजनेज पथवे, साइक्लो ऑक्सीजनेज पथवे। और दूसरा क्या होता है, लिपो ऑक्सीजनेज पथवे, लिपो ऑक्सीजनेज पथवे, लिपो ऑक्सीजनेज पथवे। अब जो ग्लाइको ऑक्सीजनेज पथवे है यहाँ पर हमारे साथ क्या बनेगा, पोस्टाग्लाइडिन, क्या बनेगी, पोस्टाग्लाइडिन। और जो लिपो ऑक्सीजनेज पथवे है यहाँ पर हमारे साथ बनेगी क्या, लिको लिकोट्रांस, या क्या बनेंगे, लिकोट्रांस B4 C4 एंड D4, लिकोट्रांस C4 लिकोट्रांस B4 C4 एंड D4, ये क्या होंगे, ये सब प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा अब देखो ये तो हमारे साथ ये पथवे हो गया, ठीक है, इसका काम अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो समझो कि हमारे साथ क्या हो गया, डीग्रेनुलेशन हो गया। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे केमिकल्स निकल आए, ठीक है। और ये जो डीग्रेनुलेशन है यहाँ पर हमारे साथ उस तरफ भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो गया, डीग्रेनुलेशन हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया थे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 का कितने फेजेस, दो फेजेस। एक हमारे साथ क्या होगा, फर्स्ट फेज होगा, और ये जो है ये हमारे साथ क्या होगा, सेकेंड फेज होगा। यानी कि ये हमारे साथ फिजियोलॉजिक फेज है, और ये जो है ना हमारे साथ क्या है, इन्फ्लेमेटरी या इन्फ्लेमेटरी फेज है, ठीक है। यानी कि एक क्या है 2 to 30 मिनट और दूसरा क्या है 2 to 8 आवर्स वाली, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, फिजियोलॉजिक फेज और ये इन्फ्लेमेटरी फेज। अब देखो कि इसका अंदर क्या हो रहा है, देखो जो फॉस्फोलाइपेज, अभी डायग्राम बना लेता लेकिन टाइम चूंकि कम है तो मैं इसी डायग्राम से सब कुछ समझा रहा हूँ। तो आपने बहुत ध्यान से सब कुछ देखना है, ठीक है। देखो जो फॉस्फोलाइपेज है, क्या, फास्फोलाइपेज सी, फास्फोलाइपेज सी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे साथ PIP3 से क्या देगा, कैल्शियम, क्या देगा, कैल्शियम। कैल्शियम मैंने आपको किस तरह बताया कि इट विल एक्ट ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो वहां से हमारे साथ क्या रिलीज होगा, कैल्शियम। अब ये जो कैल्शियम है ना यहाँ पर हमारे साथ अटैच होंगे और इससे क्या करेंगी, डीग्रेनुलेशन करेगी। कैल्शियम की वजह से हमारे साथ क्या हो जाएगी, डीग्रेनुलेशन हो जाएगी। जब हमारे साथ डीग्रेनुलेशन हो जाएगी तो हमारे साथ यहाँ पर ये फर्स्ट फेज को बता रहा हूँ, हिस्टामिन क्या हो जाएगी,
रिलीज हो जाएगी, हिस्टामिन रिलीज हो जाएगी। अब जब हिस्टामिन रिलीज हो जाएगी तो मैंने आपको जो ब्रोंकस का डायग्राम बनाया था, ठीक है, यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है, इसका बनाना जरूरी है। देखो जो हमारे साथ क्या है, हिस्टामिन, ये मैं फेज 1 का बता रहा हूँ लेकिन सिर्फ लिख रहा इधर हूँ, ठीक है। तो हमारे साथ हिस्टामिन क्या हो गया, डिग्रेनुलेशन के बाद हमारे साथ हिस्टामिन बन गया या कि हिस्टामिन रिलीज हो गया। अब मुझे बताओ कि हिस्टामिन क्या करेगा। हिस्टामिन फर्स्ट ऑफ ऑल विल एक्ट ऑन विल एक्ट, यार ये तो सारे पेनों ने काम भी छोड़ दिया, एक्ट ऑन गॉबलेट सेल, जो मैंने आपको गॉबलेट सेल बनाए थे ल्यूमन के अंदर, ठीक है। जब इसके ऊपर वो एक्ट करेगी तो यहाँ पर हमारे साथ क्या इंक्रीज हो जाएगी, गुड म्यूकस सिक्रेशन। अब खुद सोचो, अगर हमारे साथ म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाता है तो हमारे साथ ल्यूमन तंग हो जाएगी, और जब ल्यूमन तंग हो जाएगी तो हमारे साथ क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, ठीक है, तो हमारे साथ क्या होगा, एज्मा होगा, ठीक है। दूसरा काम हिस्टामिन क्या करेगा, दूसरा काम ये करेगा कि एक्ट ऑन इट विल एक्ट ऑन स्मूथ मसल, इट विल एक्ट ऑन स्मूथ मसल, एक्ट ऑन स्मूथ मसल। जब स्मूथ मसल के ऊपर ये एक्ट करता है तो हमारे साथ वहां पर क्या होगा, मसल स्पाज्म होगा, क्या होगा, मसल स्पाज्म होगा, प्लस मसल कंट्रैक्शन, क्या होगा, मसल कंट्रैक्शन। जब मसल कंट्रैक्शन कर जाते हैं तो सारा ल्यूमन क्या हो जाता है, तंग कर जाता है, ठीक है, तो भी हमारे साथ एज्मा होगा, ठीक है। अब देखो ये जो है ना फिर एक्ट करेगा ऑन द ब्लड वेसल, ऑन द ब्लड वेसल, वेल डन। लेकिन जब ये ब्लड वेसल एक्ट ऑन ब्लड वेसल, लेकिन जब ये ब्लड वेसल के ऊपर एक्ट कर लेता है ना, तो ब्लड वेसल के साथ ये दो काम कर देता है। एक हमारे साथ क्या कर लेता है कि जो प्री आर्टियोलर साइड होता है, क्या होता है, प्री आर्टियोलर साइड, जो आर्टियोलर से पहले होता है जहां पर ब्लड सप्लाई आ रहा होता है, उसको क्या कर रहा है, इसको कर रहे कि प्री आर्टियोलर आर्टियोलर साइट डायलिटेशन, जहां से ब्लड आ रहा है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, डायलेट कर रहे हैं, तो वहां पर फ्लूइड क्या होगी, ज्यादा आएगी। दूसरा काम क्या कर रहा है, दूसरा काम ये कर रहा है कि क्या करेगा, इट विल काज एल्व्यूलर एल्व्यूलर सॉरी वेन्यूलर endothelial cell endothelial cell dilation or contraction, well done, contraction। सो ब्लड वेसल के ऊपर ये दो काम करेगा, कौन, हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन एक तो क्या करेगा, प्री आर्टियोलर साइट को डायलेट करेगा तो वहां पर फ्लूइड यानी कि ब्लड ज्यादा आएगी। दूसरा क्या करेगा, जो वेन्यूलर साइड है, वेन्यूलर एंडोथेलियल साइड जो है ना, वो क्या करेगी, कंट्रैक्ट कर जाएगी। अब देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक ब्लड वेसल है, क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है, ये हमारे साथ कोई एक ब्लड वेसल है। हिस्टामिन ने इसके ऊपर क्या कर दिया, एक्ट कर दिया, तो ये तो हमारे साथ क्या हो जाएगी, जो प्री आर्टियोलर साइड है वो क्या हो जाएगी, डायलेट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डायलेट कर जाएगा, ठीक है। और जो वेन्युलर एंडोथेलियल सेल जो है, इसकी क्या करेगी, कंट्रैक्शन। जब इसको कंट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, जब इसको कंट्रैक्ट करेगा तो वो हमारे साथ श्रिंकेज आ जाएगी कि नहीं। जब इसके अंदर श्रिंकेज आ जाएगी तो हमारे साथ इंट्रा एंडोथेलियल स्पेसिस अपीयर हो जाएगी। जब इंट्रा एंडोथेलियल स्पेसिस अपीयर हो जाता है तो यहाँ पर हमारे साथ इस ब्लड वेसल से फ्लूइड किधर बाहर निकलना शुरू कर जाता है, तो वहां पर भी हमारे साथ क्या होगा, फ्लूइड की एकमुलेशन हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ बन रहा होता है हिस्टामिन, सॉरी, सीरोटिनिन, सीरो
जिनिन, इसका फंक्शन भी क्या है, हिस्टामिन जैसा है लेकिन थोड़ा वीक होता है। उसके बाद हमारे साथ रिलीज होता है प्रोटीज, क्या, इसके बाद हमारे साथ रिलीज होता है प्रोटीज और स्पेशली कौन, ट्रिप्टेज। यहाँ पर हमारे साथ रिलीज होता है प्रोटीज, ठीक है, और प्रोटीज में भी स्पेशली कौन, ट्रिप्टेज, कौन, यस, ट्रिप्टेज। अब जो ट्रिप्टेज है ये क्या करेगा, इट विल डैमेज टिश्यू, इट विल डैमेज टिश्यू, ठीक है, इट विल कॉज टिश्यू डैमेज, इट विल कॉज टिश्यू डैमेज। जब टिश्यू डैमेज हो जाएगी तो मैं ये उधर ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, जब टिश्यू क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो हमारे साथ ब्रेडिकाइनिन बन जाएगी, ब्रेडिकाइनेंस। जब ब्रेडिकाइनेंस बात है तो ब्रेडिकाइनेंस हमको पता है कि क्या है, कीमोटैक्टिक एजेंट है, क्या है, कीमोटैक्टिक एजेंट है। कीमोटैक्टिक एजेंट का मतलब यह है कि वो दूसरी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस को अपने तरफ बुलाएगा, यानी कि मैक्रोफेजेस, इओसिनोफिल, टी हेल्पर सेल, ये सब अपने तरफ बुलाएगा। अब जब ब्रेडिकाइनिन बन जाएगी तो हमको पता है कि क्या है, कीमोटैक्टिक फैक्टर है, तो यहाँ पर हमारे साथ इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हमारे साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पर हमारे साथ इन्फ्लेमेशन नहीं है, लेकिन अभी भी इधर इतना चेंजेस आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस क्या होंगे, ज्यादा हो जाएगी, एक्युमुलेशन इसकी हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात देखो, जो हमारे साथ क्या है, उसके बाद हमारे साथ रिलीज हो रहा है इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, ये भी हमारे साथ इधर ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इओसिनोफिल फिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर। उसके बाद हमारे साथ प्रोड्यूस हो रहा है न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर्स। ये जब सारे प्रोड्यूस होता है तो हमारे साथ क्या है, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन पर एक्युमुलेट हो जाता है, जो फिर हमारे साथ क्या काज करेगा, इन्फ्लेमेशन। तो ये था हमारे साथ फर्स्ट फेज, जो कि हमारे साथ 2 to 30 मिनट में होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन्फ्लेमेटरी साइड के ऊपर, इन्फ्लेमेटरी साइड में हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करने जा रहे हैं सेकंड फेज ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो सेकंड फेज ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ है मास्ट सेल, ठीक है, ये क्या है, मास्ट सेल है, जो कि हमारे साथ डिग्रेनुलेशन यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या, एरिकोडेनिक एरिकोडेनिक एसिड, ठीक है, तो एरिकोडेनिक एसिड था। एरिकोडेनिक एसिड के अंदर मैंने आपको क्या बताए थे, दो पथवे बताया था, दो पथवे बताए थे, ठीक है। एक हमारे साथ क्या था, साइक्लो ऑक्सीजनेस पथवे, और दूसरा लिपो ऑक्सीजनेस पथवे। साइक्लो के अंदर पोस्टाग्लाइडेंस, और यहाँ पर लिगोट्रियंस B4 C4 एंड D4, C4 एंड D4। अब देखो, जो पोस्टाग्लाइडेंस है, जो पोस्टाग्लाइडिन है, वो हमारे साथ क्या है, दो काम करेगा। एक तो ये हमारे साथ ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है, ब्रोंको ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर, यानी कि ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट करेगा। जब कंस्ट्रिक्ट हो जाए तो ल्यूमन तंग हो जाएगी, जिसकी वजह से एदमा हो जाएगी, ठीक है। प्लस ये क्या करेगा, परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। दूसरा काम क्या है, इट विल इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल, इट विल इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल। तो ये दो काम कौन कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन। एक तो ल्यूमन ऊपर से तंग हो रहा है, दूसरा सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, तो हमारे साथ एदमा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हमारे साथ ये जो ल्यूकोट्राइन B4 है, ल्यूकोट्राइन B4 जो है, ये हमारे साथ क्या है, केमोटैक्टिक
फैक्टर है, क्या है? केमोटैक्टिक फैक्टर, यानी कि दूसरे इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस को अपने ऊपर यानी अपनी जगह बुलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे साथ बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस आएगी और इन्फ्लेमेशन काज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो C4 एंड D4 है, C4 एंड D4, these are 10,000 more potent bronchoconstrictor than prostaglandin. So it means it will also cause bronchoconstriction. अब देखो यहाँ पर इधर भी bronchoconstriction हो रहा है, ऊपर से permeability इंक्रीज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमारे साथ क्या है, B4 जो है ना कीमोटैक्टिक एजेंट भी है, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस भी बुला रहा है। ठीक है, उसकी एकमुलेशन भी हो रहा है। दूसरा हमारे साथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रोंकिंग कंस्ट्रक्टर भी है, जो कि और भी ब्रोंकाई को क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ एजमा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो ये कौन काज कर रहा है? ये काज कर रहा है हमारे साथ एरिकोडेनिक एसिड। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो हमारे साथ क्या होता है, और प्रोटीन काइनेज जो होता है। ठीक है, जो प्रोटीन काइनेज होता है, ये हटा लेता हूं। ठीक है, जो प्रोटीन काइनेज होता है, ठीक है, ये हमारे साथ रिलीज होता है किस चीज से? न्यूक्लियस से। ठीक है, प्रोटीन काइनेज न्यूक्लियस के ऊपर एक्ट करेगा, फिर हमारे साथ क्या रिलीज होगा? साइटोकाइंस। क्या रिलीज होगा? साइटोकाइंस। साइटोकाइंस में से कौन कौन रिलीज होंगे? इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 13, इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13। उसके साथ साथ हमारे साथ निकलेगा क्या? PNF, PNF। उसके बाद हमारे साथ निकलेगा, पहले हमारे साथ निकलेगा ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर। दूसरा हमारे साथ निकलेगा क्या? प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर, PAF, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर। अब देखो, जो इंटरल्यूकिन 4 है, ये तो हमको पता है कि क्या है, क्लास स्विचिंग करवा रहा है। क्या कर रहा है? क्लास स्विचिंग कर रहे हैं, जो कि हमारे साथ IgE बनेगी। ठीक है, उसके बाद जो इंटरल्यूकिन, और हम दूसरा ये भी कहते हैं कि जो इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 है, ये तो हमारे साथ सिंपली कौन रिलीज कर रहे हैं? नॉर्मली टी हेल्पर सेल रिलीज कर रहे हैं। लेकिन देखो हमारे साथ एलर्जिक रिएक्शन में मास्ट सेल भी इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 रिलीज करा रहे हैं। ठीक है, तो जो इंटरल्यूकिन 5 है, इंटरल्यूकिन 5 हमारे साथ केमियोटैटिक एजेंट है। क्या है? केमियोटैटिक एजेंट है, यानी कि दूसरे इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस को अपने तरफ बुलाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो इंटरल्यूकिन 13 जो है, इंटरल्यूकिन 13 ये हमारे साथ क्या करेगा? ये करेगा म्यूकस सिक्रेशन। क्या करेगा? म्यूकस सिक्रेशन। क्या करेगा? वेल डन, म्यूकस सिक्रेशन करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर है, क्या है? जो ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर है, ये हमारे साथ जाके एंडोथेलियल सेल के एपिथेलियल सेल के साथ अटैच हो जाएगा, जो कि मैंने आपको ब्रोंकस में बताए थे। ठीक है, तो वहां पर एपिथेलियल सेल की क्या, एपिथेलियल सेल के साथ अटैच हो जाएगा। जब इसके साथ ये अटैच हो जाते हैं तो एपिथेलियल सेल क्या हो जाता है? एक्टिव। जब एपिथेलियल सेल एक्टिव हो जाते हैं, ये ऊपर बना लेता हूँ। ठीक है, जब एपिथेलियल सेल एक्टिव हो जाते हैं तो हमारे साथ क्या रिलीज कर रहे हैं? वो हमारे साथ रिलीज कर रहा है ईओटॉक्सिन, ईओटॉक्सिन। और ये ईओटॉक्सिन जो है, ये हमारे साथ क्या है? कीमोटैक्टिक फैक्टर है। क्या है? कीमोटैटिक फैक्टर है किस चीज के लिए? एओसिनोफिल के लिए और टी हेल्पर सेल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या आएगी? एओसिनोफिल आएगी और टी हेल्पर सेल आएगी। ठीक है, एओसिनोफिल आएगी और टी हेल्पर सेल आएगी। जब यहाँ पर हमारे साथ एओसिनोफिल आ जाता है, जब हमारे साथ क्या आ जाता है? एओसिनोफिल यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, एओटॉक्सिन की वजह से, तो फिर ये जो एओसिनोफिल है, ये हमारे साथ मेजर बेसिक
मेजर बेसिक प्रोटीन्स को रिलीज कर रहा है, प्रोटीन्स, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या रिलीज कर रहा है, केटायनिक प्रोटीन, केट आयोनिक प्रोटीन। यानी कि हमारे साथ जब यूटोक्सिन रिलीज हो जाता है, ठीक है, उसके बाद इसके पीछे हमारे साथ एओसिनोफिल आ जाता है और टी हेल्पर सेल आ जाते हैं, ठीक है। जो एओसिनोफिल है वो हमारे साथ फिर मैजिक बेसिक प्रोटीन को रिलीज करेगा और साथ साथ क्या रिलीज करेगा, केटायनिक प्रोटीन को रिलीज करेगा। अब ये जो मेजर बेसिक प्रोटीन है या केटायनिक प्रोटीन है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन यह है, दे विल काज इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन कौन काज करेगा, काज इन्फ्लेमेशन, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी फेज है, तो इन्फ्लेमेशन कौन काज कर रहा है, मेजर बेसिक प्रोटीन एंड केटायनिक प्रोटीन, जो कि कौन रिलीज कर रहा है, इओसिनोफिल जो है ना रिलीज कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे साथ टी हेल्पर सेल भी आई हुई है, तो टी हेल्पर सेल क्या करेगा, ये रिलीज करेगा हमारे साथ इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5। जैसे कि मैंने आपको इधर बताया कि नॉर्मली तो हमारे साथ इंटरल्यूकिन 4 एंड 5 रिलीज कौन कर रहा है, टी हेल्पर सेल। तो यहाँ पर ये क्या रिलीज कर रहा है, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5, लेकिन हमारे साथ मास्ट सेल भी इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि जो इंटरल्यूकिन 4 है ये हमारे साथ क्लास स्विचिंग करेगा, फिर से हमारे साथ क्या बनेगा, आईजीई बनेगा, ठीक है। और जो क्या है इंटरल्यूकिन 5 है वो हमारे साथ क्या है, केमोटैटिक फैक्टर है, जो कि और भी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस को अपने पास बुला रहे हैं। तो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस आ रहा है और भी इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो रहा है, उधर हमारे साथ क्या हो रहा है, क्लास स्विचिंग हो रहा है, और भी हमारे साथ क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज बना रहे हैं, तो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर हमने इसको मैनेज ना किया तो हमारे साथ बंदा मर भी जाता है, ठीक है। सो इट इज द कंप्लीट प्रोसेस of hypersensitivity type 1. In the next coming video we will talk about the type 2, 3 and 4. So you have to subscribe my channel for my effort.